नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना सुबह मैं लेके आता हूं आपके लिए ये करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं कि किस तरह आप करंट अफेयर और जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव नेचर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। चलिए फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए है कि वामधारा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ डिस्प्यूट रिवर बिटवीन। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा जा रहा है कि वामधारा एक अभी रिसेंटली न्यूज में काफी आ रहा है, आपको ये बताना है ये जो डिस्प्यूट है नदियों के बीच में, तो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा पूछा गया कि वामधारा जो टर्म यूज किया जा रहा है, ये टर्म वामधारा, इसके बारे में आपको बताना है कि भी ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, फिर जैसे आपसे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये डिस्प्यूट है रिवर से रिगार्डिंग में, तो अब ये बताना है कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से रिलेटेड है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से रिलेटेड इश्यू क्रिएट हो गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये कर्नाटका और केरला के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ये। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट है पानी को लेकर के, रिवर को लेकर के, ये बोला जा रहा है। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वामधारा जो टर्म न्यूज में चल रहा है इसकी वजह क्या है। आपको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज करना है अगर ये नदी से रिलेटेड है तो। ठीक है, और उसके बाद ये भी बोला गया स्टेट कौन सा, आपने ये बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे। चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोगों ने कर लिया होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो गया। ए का मतलब हो गया कि ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में पानी को लेकर के, रिवर को लेकर डिस्प्यूट है। ठीक है, अब जान लेते हैं ये वामधारा टर्म है क्या। तो वामधारा जो रिवर है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारा कंट्री का मैप कुछ इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी कंट्री का मैप है मान लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से कंट्री का मैप है। तो जैसे नीचे अगर आप आते हैं तो ये उड़ीसा यहां पर है और आंध्र प्रदेश यहां पे। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ये उड़ीसा है। ठीक है, ये उड़ीसा है मान लीजिए, और ये आपके पास आंध्र प्रदेश है। तो ये जो रिवर है यहां से फॉलो के इधर इस तरह जाती है। ठीक है, यानी कि ये रिवर कहां से जाती है, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होकर के, और फिर उसके बाद ये उड़ीसा से स्टार्ट होकर के आंध्र प्रदेश में जाती है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब ये कि ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, यानी कि ये जो वे ऑफ बंगाल है इसके अंदर जाकर ये गिर जाती है, इसके अंदर ये फॉल करती है। इसका जो इनिशियल पॉइंट है इस रिवर का, इनिशियल पॉइंट है ये उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, तो उड़ीसा की कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट होकर के, और फिर उसके बाद फाइनली ये जाकर के आंध्र प्रदेश के कलिंगापत्तनम जगह से, ये आंध्र प्रदेश के कलिंगापत्तनम जगह से ये वे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। यानी कि आप इसे बोल सकते हैं कि भी ये उड़ीसा के साउथ में और आंध्र प्रदेश के नॉर्थ में इसकी एग्जिस्टेंस है। और उसके बाद ये ईस्ट फ्लोइंग नेचर है इसका, यानी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बहती है, और लास्ट में जाके वे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस रिवर के बारे में कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, आंध्र प्रदेश में जाके गिरती है, स्टार्ट होती है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और ये जो डिस्प्यूट चल रहा है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में चल रहा है, पानी को लेकर के विवाद है जिसका नाम है वामधारा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो गया वो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हींग के बारे में। ठीक है, हींग जो मसाले हम लोग स्पाइसेस जो यूज करते हैं अपने खाने वगैरह में, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है। काफी बर्निंग इशू हो गया इस टाइम ये, क्यों, अब ये देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको कि क्वेश्चन क्या है आपके बारे में। तो क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू द हींग प्रोडक्शन, हींग का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। विद रेफरेंस टू द हींग प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट ये है आपके लिए, सेकंड ये है। ठीक है, और दोनों हींग के बारे में बोला जा रहा है। और नीचे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपके लिए, हींग इज ग्रोन ऑन स्लोपी लैंड ऑन ऑफ हॉट डेजर्ट रीजन, यानी कि ये स्लोपी लैंड होना चाहिए और हॉट डेजर्ट एरिया जो है वहां पे हींग का प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ हींग इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर यानी हमारी कंट्री के अंदर हींग का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, एंड बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम केनिया एंड साउथ अफ्रीका, यानी कि हमारी कंट्री में इसका कोई प्रोडक्शन नहीं होता और हम लोग क्या करते हैं
केनिया और साउथ अफ्रीका, यानी कि ये अफ्रीकन कंट्री से हम इसे क्या करते हैं, ये साउथ अफ्रीका नीचे यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नीचे है और केनिया थोड़ा सा ऊपर है इससे यहाँ पर, और हमारी कंट्री कुछ यहाँ पर है, ठीक है, हमारी कंट्री की लोकेशन यहाँ पर है। तो यानी कि हम लोग यहाँ से इसे इंपोर्ट करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है कुछ सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये जो इसके प्रोडक्शन के बारे में जो बोला जा रहा है कि ये स्लोपी लैंड और डेजर्ट, हॉट डेजर्ट एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है, ये स्टेटमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि ये जो हम केनिया से और साउथ अफ्रीका से जो इसे मंगवाते हैं, ये केनिया की लोकेशन समझ सकते हैं आप, और ये साउथ अफ्रीका की लोकेशन समझ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका और केनिया से हम इसका इंपोर्ट कराते हैं इसे, यानी कि हमारी कंट्री में इसका प्रोडक्शन नहीं होता, हम लोग इसे बाहर से मंगवाते हैं। ये ऑप्शन जो है बी में बोला जा रहा है ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और सी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट ऑप्शन जो डी है आपके पास, डी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है। गलत नहीं है का मतलब है दोनों स्टेटमेंट सही है, ये इसका मतलब। तो अब आप बताइए कि क्वेश्चन सही क्या है, इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में सही क्या है और गलत क्या है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि ए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। अब गलत क्यों होंगे वो समझ लेते हैं। जो फर्स्ट में ये बोला गया था ना कि भी ये हॉट डेजर्ट एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है, ये गलत हो गया। ये हॉट डेजर्ट एरिया में नहीं होता, ये कोल्ड डेजर्ट एरिया जो है वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है। स्लोपी लैंड तो होता ही है, लेकिन प्रोडक्शन जो इसका कहां होता है, कोल्ड डेजर्ट एरिया में। तो हमारी कंट्री में इसका प्रोडक्शन नहीं भी होता है, ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री में इसका प्रोडक्शन नहीं होता। कहां से हम मंगवाते हैं, हम लोग इसे साउथ अफ्रीका या केनिया से नहीं मंगवाते, बल्कि इसे हम मंगवाते हैं अफगानिस्तान से, ईरान से और उज्बेकिस्तान से। यानी कि ये 3 मेजर कंट्री है जहां से हम लोग हींग को इंपोर्ट कराते हैं अपनी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं होता, हम लोग इसे अफगानिस्तान से मंगवाते हैं, ईरान से मंगवाते हैं और उज्बेकिस्तान से मंगवाते हैं हम, ठीक है। ये 3 कंट्री है, यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया का मैप है, ये जेएनके वाला जो पोर्शन है ऊपर का, जेएनके वाला पोर्शन, तो उसके ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद ईरान आता। इसमें शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं छोटा मैप बनाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका जेएनके वाला रीजन है, ठीक है, कुछ ये समझ लीजिए जेएनके वाला पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद आपका ईरान आता है, तो ईरान वाला, ठीक है, अफगानिस्तान वाला और अफगानिस्तान के बाद ईरान वाला, और ऊपर उज्बेकिस्तान है, तो ये ऊपर का जो रीजन है। यानी कि ऊपर के जो 3 रीजन है हमारी कंट्री के वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में। वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ईरान, अफगानिस्तान और ऊपर नॉर्थ में उज्बेकिस्तान। तो ये 3 कंट्री है जहां से हम लोग हींग को इंपोर्ट कराते हैं अपनी कंट्री के अंदर। ये बात हो गई पहली। तो दूसरी बात ये जो बोला जा रहा है कि हॉट डेजर्ट एरिया में नहीं होकर के, बल्कि इसका प्रोडक्शन कोल्ड डेजर्ट एरिया में प्रोडक्शन होता है। अच्छा, एक बात और, इसका जो प्लांटेशन होता है, ये एक बार अगर आप इसके रूट को लगा देते हैं, इसकी जड़ को लगा देते हैं, बीज को, सीड को अगर लगा देते हैं, ये तुरंत ग्रो नहीं करता, एटलीस्ट 5 ईयर लेता है इसके अंदर हींग को आने में। यानी कि ये ऐसा प्लांट है जिसमें अगर आप एक बार लगाते हैं तो 5 साल के बाद आपको हींग का प्रोडक्शन मिलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट में गलत इसलिए क्योंकि ये हॉट डेजर्ट में ना होकर के ये क्या कोल्ड डेजर्ट में होता है, और सेकंड में जो केनिया और अफगानिस्तान बोला गया दोनों ही गलत है। इसकी जगह अफगानिस्तान होना चाहिए था, ईरान होना चाहिए था, उज्बेकिस्तान होना चाहिए। ये 3 कंट्री जो कि हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट एरिया में है हमारी कंट्री के, वहां पे इनकी लोकेशन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के बारे में, जो स्कीम रिसेंटली न्यूज में था, काफी एक डिस्प्यूट भी खड़ा हो गया था रियो, मतलब कुछ टाइम पहले न्यूज, अगर आप न्यूज़पेपर को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो कुछ टाइम पहले जियो इंस्टीट्यूट के बारे में एक कंट्रोवर्सी भी हमारी कंट्री में क्रिएट हो गई थी कि जो इंस्टीट्यूशन अभी बनी ही नहीं है उसको आप इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हो। इसके रिगार्डिंग में मतलब एक इश्यू भी क्रिएट हो गया था हमारी कंट्री में। चलिए वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस स्कीम जो है जो गवर्नमेंट लेके आई थी उसके बारे में आपको बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने भी बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी इन दोनों में से वो आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है, इट इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश 20 इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस अमंग्स द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कि गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर से
20 इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करना है और उसे इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के रूप में उसे स्टैब्लिश करना, ये मेन टारगेट है स्कीम का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ऑल द इंस्टीट्यूट सेलेक्टेड अंडर द स्कीम आर प्रोवाइडेड ग्रांट ऑफ 1000 करोड़, यानी कि इसके अंदर जो भी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट होंगे हमारी कंट्री के अंदर, उस इंस्टीट्यूट को 1000 रुपीज ग्रांट दिया जाएगा। ग्रांट का मतलब है कि उसे वो फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो अपने डेवलपमेंट के लिए और भी जो भी रिक्रिएशनल वर्क है उसके लिए वो अपना पैसा लगा सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है। अब दो स्टेटमेंट के हिसाब से आपने ये बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो सही क्या है गलत क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों अब इसको समझ लेते हैं। यानी कि जो हमारी कंट्री में ये जो स्कीम लेके आई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आप ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के बारे में जो स्कीम जो लेके आ गई है, तो पहले तो मैं ये बता दूं इसके अंदर ना 20 इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया गया है। ये बात तो ठीक थी, लेकिन ये 20 की 20 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे। 10 तो 10 इसमें से, यानी 10 तो पब्लिक सेक्टर के होंगे और 10 जो होंगे प्राइवेट सेक्टर के होंगे, ठीक है। पहली तो ये, यानी कि ये यहां पे एक मिस्टेक होगी कि 20 के 20 गवर्नमेंट सेक्टर के नहीं होंगे। 20 में से 10 पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की बोल सकते हो और 10 प्राइवेट सेक्टर के, यानी कि दो तरह से डिवाइड किया गया। 20 में से 10 गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर और 20 प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि इसमें फंड ग्रांट दिया जाएगा, तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया द पब्लिक इंस्टीट्यूशन अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस टैग विल रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 1000 करोड़ while the private institution will not get any fund। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जो 20 मैंने बताया, तो पब्लिक सेक्टर वाले को तो भाई जो पब्लिक सेक्टर वाले यानी जो गवर्नमेंट के अंडर में है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर, यानी जो गवर्नमेंट के अंदर में इंस्टीट्यूशन आते हैं उसको तो भाई 1000 करोड़ रुपए ग्रांट मिलेगा, ठीक है। 1000 करोड़ रुपए ग्रांट मिलेगा, ठीक है। और लेकिन जो बाकी जो 10 बच गए, 10 का मतलब है जो कि प्राइवेट सेक्टर में है, जो प्राइवेट सेक्टर में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर आप बोल सकते हो पब्लिक सेक्टर में उसको ग्रांट मिलेगा और जो प्राइवेट सेक्टर में उसे कोई ग्रांट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई इसके अंदर। फर्स्ट भी गलत हो गई, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 20 की 20 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसमें 10 गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर के हैं और 10 प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है। और फंड जो ग्रांट जो दिया जाएगा, ग्रांट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब है जो गवर्नमेंट के अंडर में होंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वालों को कोई फंड नहीं दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया इस हिसाब से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इकोनॉमी का क्वेश्चन है। नेशनल इनकम टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्लियर करते हैं पढ़ करके इसे। विद रेफरेंस टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि जिसे शॉर्ट में बोला जाता है जीवीए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट है इसके अंदर, इन दोनों स्टेटमेंट से हमें करेक्ट चीज क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। इट इज द सम ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, ये बताया जा रहा है कि कंट्री का जो जीडीपी है उसका सम है, यानी इसका टोटल है, और नेट सब्सिडी एंड टैक्सेस को मिलाते हुए, कि यानी कि जो सब्सिडी और टैक्स को अगर हम इसका जो नेट वैल्यू जो आती है इस पे अगर हम बोले तो ये कंट्री का जीडीपी है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इंडिया कैलकुलेटेड जीवीए, जीवीए का मतलब है यहाँ पे ग्रोस वैल्यू एडेड एट प्रोडक्शन एट बेसिक प्राइस, यानी कि हम लोग बेसिक प्राइस पर इसे कैलकुलेट करते हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है हमारी कंट्री के बारे में। अब आपसे पूछा जा रहा है नीचे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना है, दोनों हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, जो भी है आपके हिसाब से उसको अटेम्प्ट करिए। तो ऑप्शन में आपसे जो दिया गया उसमें बोला गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों करेक्ट है। और लास्ट में आपके पास जो स्टेटमेंट डी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट भी गलत है सेकंड भी गलत है, ठीक है। तो अब आप बताइए सही क्या है गलत क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या है वो बताइए। तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका दोनों स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये जीवीए यानी कि नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में जो प्रोडक्शन मेथड होता है, तो प्रोडक्शन मेथड में हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं जीवीए। जीवीए का मतलब होता है ग्रोस वैल्यू एडेड। पहले ही समझ लेते हैं जीडीपी होता क्या है। जीडीपी मींस होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसकी जो बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री में जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड का मेरा मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी हमारे कंट्री के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम उसे टोटल कर दें, सबका टोटल कर दें, तो वो हमारे लिए जीडीपी हो जाती है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है। हाँ, अगर इसमें हम लोग जीडीपी में अगर हम लोग सब्सिडी को प्लस कर दें, सब्सिडी यानी गवर्नमेंट मतलब मोटिवेट करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल सके, तो जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है उसको प्लस कर देते हैं। और इसमें से जो आपने टैक्स पेमेंट किया है, जो भी टैक्स पेड किया है, उस टैक्स को माइनस कर दें, तो फिर हमारा क्या आ जाता है, तब हमारा आ जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाता है। यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि जितनी भी जीडीपी है हमारी, जीडीपी के अंदर हम क्या करेंगे, सब्सिडी को ऐड कर देंगे, और सब्सिडी को ऐड करने के बाद टैक्स को माइनस कर देंगे। और जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर दी, उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई हमारी कंट्री के अंदर जितना भी डोमेस्टिक एरिया के अंदर, यानी कि कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस, जो भी एक साल के अंदर अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, उसका सम टोटल आप जीडीपी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि भी जीवीए के बारे में, तो जीवीए जो है इसे फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है इसके कैलकुलेशन के दो तरह के कॉस्ट होते हैं। एक होता है फैक्टर कॉस्ट जिसे एफसी बोला जाता है, एक होता है मार्केट प्राइस। अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है जब गुड्स एंड सर्विस को आप प्रोडक्शन किया जाता है तो मार्केट वैल्यूज, मार्केट में जाने से पहले तो जितना भी फैक्टर लगाया गया है, फैक्टर का मतलब है जो भी चीज आपने लगाया है इसे प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस पे कितना कॉस्ट आ रहा है उसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री रेट आप एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, और मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि भाई आपने प्रोडक्शन कर दिया, अब उसके बाद जब आप बेचने जाते हो, यानी कि वैल्यू एडेड आपने कर दिया, अब इसको जो बेचने जाते हैं यानी शॉप पे गया तो अब उसका कितना प्राइस हो जाता है, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, आई होप दोनों चीज क्लियर हो गया होगा आपका कि भाई फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, आई होप दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो गया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मींस जो ऑप्शन सी हो गया हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो बात की जा रही है पॉलिटी का क्वेश्चन है, और इसमें आर्टिकल 262 के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं कि करके स्टेटमेंट है। इसमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और ये थर्ड ये। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, और नीचे आपसे बोला गया कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन का निचोड़ समझ में आ गया होगा। 3 स्टेटमेंट दे दिया गया है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 262 of the constitution empower the parliament to make law for the adjustification of interstate water dispute। यानी कहने का मतलब ये कि जो आर्टिकल 262 है, ये पार्लियामेंट को पावर करता है कि वो दो स्टेट के अंदर जो इंटरस्टेट के अंदर जो डिस्प्यूट चलता है वाटर डिस्प्यूट रिलेटेड, तो उसको ठीक करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, यानी कि उसको एक स्पेशल पावर देता है पार्लियामेंट के अंदर ताकि वो लॉ वगैरह बना सके इसके रिगार्डिंग में। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल सेट अप द अंडर द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। यानी कि जो इसके पार्लियामेंट के द्वारा जो एक लॉ पास करके जो एक्ट बनाया गया है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो बनाया गया है, जिसके अंदर एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। तो ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होता है, ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है। इसको आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट के अंदर भी, दोनों कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर सकते हो जो ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन आता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं ये, कि जो भी डिसीजन आएगा उसको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द फर्स्ट ट्रिब्यूनल अंडर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। यानी कि ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में जो फर्स्ट टाइम जो ट्रिब्यूनल जो सेट किया गया था, ये सेट किया गया था किसके ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर। यानी कि जो कृष्णा रिवर है, साउथ में जो कृष्णा रिवर है, इसके ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा था, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले ट्रिब्यूनल जो बिठाया गया था इस रिवर को के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए।
चलिए अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, इस हिसाब से आप अपने करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ये बताइए। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, ए के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये बताइए सही आंसर इसका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब क्या गलत है उसके अंदर ये समझ लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था ना कि ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन आएगा उसे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया सकता है, कि हाई कोर्ट में जाकर के या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत है, कोई पावर नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ये है कि ट्रिब्यूनल ने एक बार जो भी डिसीजन दे दिया ना, वो बाउंड हो जाता है, वो डिसीजन उसको मानना पड़ता है दोनों पार्टीज के लिए। यानी कि जो भी पार्टी चैलेंज करती है ट्रिब्यूनल के अंदर, वाटर ट्रिब्यूनल के अंदर, यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, उसका जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग हो जाता है दोनों पार्टी के लिए मानने के लिए। ना ही इसको आप हाई कोर्ट के अंदर ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया। बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके बोला गया कि आर्टिकल 262 बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर करेक्ट है ये कि इसके अंदर पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो इंटरस्टेट डिस्प्यूट से रिलेटेड लॉ फ्रेम कर सकती है। और नेक्स्ट जो आपको थर्ड स्टेटमेंट में जो बोला गया कि फर्स्ट टाइम जो ये ट्रिब्यूनल सेट किया गया था वो कृष्णा रिवर के ऊपर सेट किया गया था। ठीक है, और ये 1969 में ऐसा हुआ था, यानी कि जो आपका आंसर हो गया, आंसर सी हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कितना स्कोर सही किया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपका लिए क्वेश्चन जो रहेगा, बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये रहेगा, आपको हमारी कंट्री में हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और ट्रिब्यूनल, जितने भी ट्रिब्यूनल बने उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, कि हाई कोर्ट कितने हैं हमारी कंट्री में और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं हमारी। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, कितने क्या, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो इनके स्टैब्लिश्ड, इनके हेड वगैरह जो भी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन होता है, हाई कोर्ट का हेड कौन होता है। तो हाई कोर्ट तो बहुत ज्यादा है, तो जो भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल के बारे में आप ये बता सकते हैं कि भी रिसेंटली किस ट्रिब्यूनल का कोई रिसेंटली कोई जजमेंट आया तो उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई और सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और हाँ अपने फ्रेंड्स में जरूर इसे फॉरवर्ड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।